एकाएक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। दरवाजे की आहट से जब रेशमी की नींद खुली तो रेशमी को पहले तो लगा कि शायद चंद्रकला आई होगी, लेकिन उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि अभी तक तो सवेरा भी नहीं हुआ था। ये देख रेशमी ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अभी तो सवेरा होने में थोड़ा समय है, इसका मतलब दीदी तो नहीं आई होंगी, तो फिर इस वक्त कौन आया होगा। रेशमी ये सोच ही रही थी कि तभी फिर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। ये देख रेशमी अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रेशमी ने दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर कोई और नहीं बल्कि राघव ही खड़ा हुआ था। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। रेशमी ने चौंकते हुए पूछा, मालिक आप इस वक्त यहाँ, कुछ काम था? राघव ने कुछ दुख में और कुछ गुस्से में रेशमी से कहा, क्यों किया तुमने रेशमी ऐसा? तुम्हें तो पता था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर भी तुमने मेरा इस्तेमाल किया। रेशमी ने पीछे झांक कर देखा कि नीति गहरी नींद में सोई हुई थी। रेशमी नहीं चाहती थी कि नीति की नींद टूटे, इसीलिए उसने राघव से कहा, मालिक आपको जो भी बात करनी है हम बाहर चलकर बात करते हैं। ये कहते हुए रेशमी राघव को बाहर की तरफ ले गई। बाहर जाते ही रेशमी ने राघव से कहा, मालिक मुझे आपको कुछ बताना है। रेशमी ने इतना कहा ही था कि राघव ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुमने गांव वालों को चाची की सच्चाई बताई है? क्या तुम चंद्रकला से मिली हुई हो? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे चंद्रकला से बदला लेना है? रेशमी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ मालिक, ये सच है कि मैंने ही मालकिन की सच्चाई गांव वालों को बताई है और मैं चंद्रकला दीदी से कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। राघव को सिर्फ इतना ही सुनने की देरी थी और राघव गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने पीछे के खीसे में से बंदूक निकाली और रेशमी के माथे पर रखते हुए कहा, इसका मतलब कि चाची सच कह रही थी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। एक बार के लिए तो अपने माथे के ऊपर बंदूक देखकर रेशमी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन खुद को मजबूत करते हुए रेशमी ने राघव से कहा, मालिक ये सच है कि मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इस्तेमाल तो आपकी चाची ने किया है। रेशमी की ये बात सुन झल्लाते हुए ने रेशमी से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? खुद को बचाने के लिए चाची को बीच में मत घसीटो रेशमी। जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, मैं आपकी चाची को नहीं घसीट रही हूँ मालिक, बल्कि आपकी चाची ने ही हम सबको घसीटा है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मालिक, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मुझे जो सजा देनी है वो दे देना। रेशमी की ये बात सुनकर राघव ने रेशमी के सिर से बंदूक हटा दी और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। रेशमी ने अपनी बात को रखते हुए कहा, मालिक एक बात है जो आपकी चाची ने आपसे हमेशा छिपाई है। हम जिस काले साए की बोतल को टीले वाले बाबा के यहाँ से चुराने के लिए गए थे, वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि आपकी बुआ मालती का ही था। ये सुन राघव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इससे पहले कि रेशमी अपनी बात खत्म कर पाती, राघव ने बाएं हाथ से रेशमी का गला पकड़ा और दाहिने हाथ से उसके माथे पर फिर से बंदूक बनाते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो रेशमी, मेरी बुआ अपने पति के साथ सही सलामत है। मेरी बुआ के बारे में कुछ भी झूठ बोला तो मैं सारी की सारी गोलियां तुम्हारे माथे में उतार दूंगा। रेशमी के गले पर राघव की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि रेशमी का दम घुटने लगा था। उसने दबे गले से कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मालिक? पूरे गांव को ये सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए पूरा गांव हाथ धोकर यामिनी मालकिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी मालती बुआ को मारने वाली भी मालकिन ही है। जैसे ही राघव ने ये सुना, राघव ने जोर से बंदूक के पीछे के हिस्से से रेशमी के चेहरे पर एक मुक्के की तरह मारा। रेशमी जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से हल्का खून बहने लगा। गुस्से में चिल्लाते हुए राघव ने कहा, मेरी बोलने में कुछ भी मत बोलो रेशमी,
मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। अब तक तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए होंगे। राघव ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि मालती अब इस दुनिया में नहीं है। ये देख रेशमी ने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा, आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी मालिक। मालकिन ने सबसे पहले मालती दीदी को मरवाया, फिर आपके पिताजी रामनाथ जी को फांसी लगाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद मालती दीदी के प्रेमी जितेंद्र को भी मरवा दिया। और आपको पता है मैं इन सबको कैसे जानती हूँ? कावेरी याद है आपको? सिर्फ आपके कहने पर जिसे मालती दीदी ने इस घर से निकाल दिया था, मैं उसी कावेरी की बेटी हूँ मालिक। मेरी माँ को भी आपकी चाची ने ही मरवाया था। अब मैं अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी। रेशमी की ये सब बातें सुनकर राघव का सिर भन्ना गया। इसके बाद रेशमी ने राघव को यामिनी की और पत्थरभुज बाबा की भी पूरी सच्चाई बताई। राघव को अभी भी रेशमी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसी वक्त वहां पर मालती और जितेंद्र भी पहुंच गए। इतने सालों बाद राघव को देखने के बाद मालती भी एक पल के लिए भावुक हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कि राघव गुस्से में झल्लाया हुआ था, रेशमी पर चिढ़ा हुआ था और उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देख मालती को रेशमी पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रेशमी ने राघव को भी बहुत परेशान किया है। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रोच्चार करते हुए अपने हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ किया। तभी मालती की हथेली के ऊपर एक तीर के जैसी पतली लकड़ी प्रकट हो गई। मालती के कुछ देर और मंत्रोच्चार करने के बाद उस तीर के एक सिरे पर आग जलने लगी। उस तरफ रेशमी मालती की तरफ पीठ की हुई थी। मालती रेशमी की पीठ को आर पार करते हुए उसकी नाभि को निशाना बनाना चाहती थी, जिससे रेशमी की सारी शक्तियां और उसकी आत्मा उस तीर में समा जाएगी और मालती उसी तीर को अंगुना की नाभि में समावेश कर देगी, जिससे रेशमी की सारी शक्तियां अंगुना को मिल जाएंगी। यही सोचकर मालती ने उस तीर को अपने हाथ में लिया और उसे रेशमी की तरफ फेंक दिया। राघव मालती को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन रेशमी की तरफ बढ़ता तीर राघव को दिखाई दे रहा था। एकाएक राघव के होश उड़ गए। एक ही पल में लाखों सवाल राघव के जहन में कौंध गए कि अगर रेशमी की कई सारी बातें सच हुई तो कहीं सच में यामिनी ने अपने स्वार्थ के लिए मालती, पिताजी और कावेरी की हत्या की है तो अगर ऐसा है तो फिर तो स्वार्थ के लिए यामिनी कभी भी उसे भी मार सकती है। राघव के जहन में ये सब चल रहा था और मालती का फेंका हुआ तीर रेशमी की तरफ बढ़ रहा था। रेशमी की मौत नजदीक आते देख राघव का रेशमी को लेकर प्यार भी जागने लगा। राघव भागकर रेशमी की तरफ बढ़ा और रेशमी को धक्का देते हुए उस तीर के आगे खुद खड़ा हो गया। जैसे ही मालती ने ये देखा, मालती की रूह कांप गई। वो तीर राघव के सीने के आर पार होने ही वाला था कि तभी मालती ने अपने हाथ के इशारे से उस तीर को वहीं पर रोक लिया। अपने सीने के पास में आकर उस तीर के रुक जाने से राघव काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या शक्तियां हैं जिसने उस तीर को रोक लिए। वहीं मालती इस अचरज में थी कि राघव का इस लड़की के साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो उसकी तरफ बढ़ता हुआ तीर उसने अपने सीने पर ले लिया। राघव और मालती ये सोच ही रहे थे कि तभी दूर जाकर गिरी रेशमी भी उठ खड़ी हुई थी। उसने देखा कि राघव के सीने के पास में एक आग जलता हुआ तीर आकर रुक गया था। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो उसने देखा कि आसमान में मालती मंडरा रही थी। ये देखते ही रेशमी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मालती ने जो मायापुर पर कहर बरपाया था उसे रेशमी ने अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए मालती को फिर से आजाद देखकर रेशमी काफी ज्यादा डर गई थी। रेशमी ये सोचकर भी परेशान थी कि राघव ने उसे धक्का मारकर हटा दिया था, वरना ये तीर उसे ही लगने वाला था। पर मालती उसे क्यों मारना चाहती है? उसने तो मालती के साथ कुछ गलत नहीं किया। वही वो तीर अभी भी राघव के सीने के पास में रुका हुआ था। मालती चाहती तो उस तीर की दिशा बदल सकती थी, लेकिन राघव ने रेशमी की जान बचाई थी। इसीलिए मालती पहले पूरी बात समझना चाहती थी कि आखिर
रेशमी और राघव का रिश्ता क्या है? यही सोच मालती ने अगले ही पल उस तीर को वहीं के वहीं भस्म कर दिया। जैसे ही तीर भस्म हुआ, राघव ने राहत की सांस ली और फिर से रेशमी की तरफ बढ़ते हुए राघव ने रेशमी से पूछा, रेशमी रेशमी ये तीर मेरे सीने के पास में आकर रुक कैसे गया? आखिर क्या राज छिपा हुआ है इसके पीछे? क्या तुम कुछ देख पा रही हो? रेशमी अपनी जगह से खड़ी हुई और राघव की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मालिक, वो तीर आप पर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी बुआ ने चलाया था, और आपकी बुआ आपके ऊपर कभी हमला नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने उस तीर को भस्म कर दिया। मालती रेशमी की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान थी कि उसे ये सब कैसे पता है। वहीं राघव को अब रेशमी की बात पर कुछ विश्वास होने लगा था, लेकिन अभी भी उसकी जुबान उसके दिल की आवाज नहीं सुन पा रही थी। अपना सिर पकड़ते हुए राघव ने रेशमी से कहा, नहीं रेशमी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। राघव को समझाते हुए रेशमी ने कहा, ऐसा ही है मालिक, आप चाहे कितना भी टालो इस बात को, लेकिन आपकी बुआ बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है। रेशमी की ये बात सुनते ही राघव का दिल मानो एकाएक धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और राघव आसमान की तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहने लगा, बुआ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? लेकिन आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरी नजरों के सामने आइए ना बुआ। राघव को इस तरह रोता हुआ देख मालती भी काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ राघव, तुम्हारी बुआ तुम्हारे सामने है। मालती ने ये कहा जरूर था, लेकिन मालती भी जानती थी कि उसकी ये आवाज राघव तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी राघव एकदम से रेशमी के पैरों में गिर पड़ा। रेशमी, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे एक बार मेरी बुआ दिखला दो रेशमी। तुम्हें कोई ना कोई विद्या तो जरूर आती होगी रेशमी, भगवान के लिए बस एक बार मुझे बुआ दिखला दो। राघव का ये रूप देखकर रेशमी खुद भी थोड़ी भावुक हो गई थी। उसने राघव को अपने पैरों से उठाते हुए कहा, उठे मालिक, ऐसा मत कीजिए। और मालिक, मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि मैं मालती दीदी को आपको दिखा पाऊँ, पर अगर ऐसा कर पाती तो जरूर करती। कम से कम आपको मेरी बातों पर विश्वास तो हो पाता। ये सुनकर राघव ने रेशमी पर चिढ़ते हुए कहा, फिर मैं कैसे विश्वास कर लूं रेशमी कि तुम जो कह रही हो सच कह रही हो? हो सकता है ये सब तुम्हारी मायावी विद्या हो। राघव ने ये कहा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, नहीं राघव, रेशमी जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। राघव और रेशमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे चंद्रकला खड़ी हुई थी। रेशमी ने ध्यान दिया कि ये सब होते होते हल्का सा सवेरा हो चुका था। रेशमी समझ गई कि चंद्रकला सवेरा होते ही पत्थरभुज बाबा का अंतिम संस्कार करके आ चुकी है। चंद्रकला चलकर राघव के नजदीक आई और मालती की तरफ देखते कहा, तुम्हारी मालती बुआ यही है राघव, लेकिन अब मालती वो मालती नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। अब वो काली शक्तियों की गुलाम हो चुकी है। अब उसे मायापुर के लोगों से प्यार नहीं रहा है, बल्कि अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए मायापुर के लोगों की खून की प्यासी रहती है। मालती को अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था और चंद्रकला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन चंद्रकला जानबूझकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि चंद्रकला जानती थी कि मालती की रूह आज भी अच्छी रूह है और राघव को देखकर उसकी अच्छाई सतह पर आ चुकी थी। इसीलिए चंद्रकला ऐसी बातें करके उसका बुरा चरित्र उसके सामने रखना चाहती थी और उसे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो कैसी थी और कैसी हो गई है। चंद्रकला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम भी चले जाओ यहाँ से राघव, वरना शक्तियों की लालच में मालती तुम्हें भी मार देगी। अब जब अपनी सबसे अच्छी सहेली की बेटी को मारने आ सकती है तो तुम्हें भी मार ही सकती है। ये सब सुनकर मालती का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये सब बकवास है चंद्रकला, मैंने जो कुछ भी किया अपना बदला पूरा करने के लिए किया, और किस सहेली की बात कर रही हो? जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, नहीं मालती, बदला पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अब तुम्हें शिकार करने में मजा आने लगा है, वरना गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या तुम कभी नहीं करती। और मैं रेशमी की बात कर रही हूँ।
रेशमी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली कावेरी की ही बेटी है। ये सुनते ही मालती बहुत चक्की रह गई। उसे अंगना पर गुस्सा आने लगा और अपने आप से घिन आने लगी। क्या रेशमी की सच्चाई जानने के बाद भी मालती रेशमी को मार पाएगी? और क्या राघव को रेशमी और चंद्रकला की बातों पर विश्वास हो पाएगा और वो यामिनी के ही खिलाफ हो जाएगा?